हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और देखिए आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। तो देखो, पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये जो टॉपिक है क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी विनती है आप सभी से कि प्लीज इसको थोड़ा सा फोकस होकर पढ़िए। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि लैटिस होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, स्पेस लैटिस इज अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस लैटिस जो होते हैं वो होते हैं रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस। सिंपल साफ शब्दों में कहा गया इंग्लिश में। इतनी इंग्लिश तो आपको समझ में आती ही होगी। तो यहाँ पे चलो डायग्राम देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट। देखो, 1 2 3 4 5, ये रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो इसी अरेंजमेंट को लैटिस कहते हैं। ठीक है, इसी अरेंजमेंट को। अब आप एक काम करो, अगर आपको लैटिस को और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है, थोड़ा डीपली जाके डिस्क्राइब करना है, तो आप ना इनमें से 4 पॉइंट को कैसे भी जिस डायरेक्शन में मन करे मिला दो। मिला करके एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन बनाओ। जैसे कि ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक यहाँ और एक यहाँ। चारों को मिलाया और बना दिया एक स्क्वायर। अब हो गया ये स्क्वायर एक स्मॉल पोर्शन, पूरे लैटिस में से हमने सेलेक्ट कर लिया। और इसी स्मॉल पोर्शन को हम कहते हैं यूनिट सेल। समझ गए क्या कहते हैं? यूनिट सेल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। उम्मीद है आपको लैटिस और यूनिट सेल तो समझ में आया होगा। अब देखो, ये लैटिस दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है 2 डायमेंशनल और एक होता है 3 डायमेंशनल लैटिस। ठीक है, जो 2 डायमेंशनल लैटिस होता है ना, वो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट होता है इन अ प्लेन, एक प्लेन में। तो यहाँ पे देखो 2 डायमेंशनल लैटिस दिखाया गया है। चार को हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स को आपस में मर्ज किया। अब देखो, 4 पॉइंट्स को आपस में मिलाने का एक लाइन से कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो ये स्क्वायर बना दिया, एक यहाँ पे देखो रेक्टेंगल बना दिया। ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर आपको ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये है एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये पॉइंट रेक्टेंगल बना दिया। अब इसमें देखो, तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में क्या है, पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम की तरह मिलाया हमने। चौथे में देखो, चौथे में भी रेक्टेंगुलर ही है, लेकिन हमने क्या किया, एक लैटिस को बीच में ले लिया। एक ये अरेंजमेंट हो सकता है, ऐसे बना सकते हैं। और आखिरी वाले में देखो, यहाँ पे है ये रोहम्बस। ठीक है, हमने कुछ इस तरह से एक स्मॉल पोर्शन क्रिएट किया पॉइंट्स को लेकर के कि ये देखो, यहाँ पे जो एंगल बना वो बना 60 डिग्री का। बाकी सब में एंगल कितना था, 90 डिग्री का था। कितना था, 90 डिग्री का था। तो ये है 2 डायमेंशनल लैटिस। ठीक है, 2 डायमेंशनल, याद रखना ये 2 डायमेंशनल है। आप इसको एक पेपर पे बना सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। वी सुटेबली चूज 4 पॉइंट्स एंड कनेक्ट देम टू ऑब्टेन द यूनिट सेल। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि आप 4 पॉइंट को, पूरे लैटिसेस में 4 पॉइंट को चूज करो, उनको कनेक्ट कर दो और आपको क्या मिलेगा, यूनिट सेल मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे 4 पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक यूनिट सेल बनाया गया। अच्छा, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो या तो ये एटम हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। अरे इन्हीं सब चीजों से तो मिलकर सॉलिड बनता है ना। तो ये हो सकते हैं, या फिर इनके सेंटर को भी ले लिया जाता है एज अ पॉइंट। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एक पूरा यूनिट सेल है। ये 4 पॉइंट को मिलाया और एक पूरा यूनिट सेल बना दिया। अब जरा ये देखो, क्या यही वाला यूनिट सेल रिपीट हो रहा है? हो रहा है ना रिपीट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये एक बात होती है कि आपने अगर एक यूनिट सेल सेलेक्ट कर लिया तो वैसे ही सिमिलर यूनिट सेल आगे फर्दर रिपीट होते रहते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, रिपीटेशन आपको मिल जाएगा थ्रू आउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो एक बात, आपने एक यूनिट सेल यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, चूज किया। अब कभी कभी क्या होता है कि इन यूनिट सेल जो आपने सेलेक्ट किए हैं, ये 4 पॉइंट को मिलाकर, इसके बीच में आपको एक पॉइंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बीच में। ध्यान से सुनो, तो बीच में अगर आपको कोई पॉइंट मिलता है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है,
तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पीछे चलो, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे तुमने 4 पॉइंट्स को सेलेक्ट करके एक यूनिट सेल बनाया। ठीक है, चाहो तो तुम इसमें आगे और भी रिपीट करके दूसरा बना सकते हो। देखो ऐसे ये गया, फिर ये आया, ये आया, देख रहे हो, एक और बन गया। ऐसे रिपीट करते जाओ, सेम सिमिलर, ऐसा ही तुमको पूरा यूनिट सेल मिलता जाएगा। अब सब में तुमको बीच में एक सेंटर पॉइंट मिल रहा है, इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको? सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और जिसमें पॉइंट ना मिले बीच में, जैसे एग्जांपल के लिए ये ले लो, इस अरेंजमेंट में इस यूनिट सेल में क्या कहीं बीच में कोई पॉइंट मिला है? नहीं मिला है ना, तो इसको क्या बोलोगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलोगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। अब आगे देखो, 3 डायमेंशनल लैटिसेस के बारे में देखते हैं। जो 3 डायमेंशनल लैटिसेस होते हैं उनको हम सिंपल 3 डायमेंशन में देखेंगे। जैसे हम इसको प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते थे, वैसे इसको कैसे करना होगा ड्रॉ? 3D स्ट्रक्चर बनाना होगा इसका। तो ये कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। ये लाल वाला पोर्शन देख रहे हो, ये देखो, ये है पूरा एक सॉलिड। ठीक है, और ये हमने एक 3D यूनिट सेल इसमें चूज किया है। यहाँ पे 2D चूज किया था, यहाँ पे 2 डायमेंशनल था, लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशनल चूज किया है। तो जरा देखो लैटिस पॉइंट्स कहाँ है? यहाँ पे एक, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ एक क्यूब की तरह दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, क्यूब की तरह। इसी को बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सच अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए क्रिस्टल इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो अगर आप 3 डायमेंशन में चूज कर रहे हो इस पोर्शन को, लैटिसेस के स्मॉल पोर्शन को कनेक्ट करके 3 डायमेंशनली ले रहे हो, तो उसको आप 3 डायमेंशन बोलोगे। अच्छा देखो, क्रिस्टल लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं इसके। तो इसमें पहला लक्षण क्या है? Each point in the crystal lattice represent a constituent particle which may be an atom, a molecule or an ion। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आप जो भी क्रिस्टल पॉइंट्स चूज करके एक पूरा यूनिट सेल बनाते हो, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जो आप पॉइंट चूज करते हो, वो या तो एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। तो जितने भी क्रिस्टल लैटिस में पॉइंट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। ठीक है, दूसरा ये है लक्षण कि ईच पॉइंट इन द लैटिस, लैटिस का प्रत्येक पॉइंट, जितने भी उसमें पॉइंट होंगे उसको आप लैटिस पॉइंट बोलोगे या फिर लैटिस साइड बोलोगे। और तीसरा ये कि द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय लाइन जस्ट टू रिप्रेजेंट द जियोमेट्री ऑफ लैटिस। यानी कि आप जो पॉइंट्स को आपस में लाइन से ज्वाइन करके एक पूरा पोर्शन क्रिएट करते थे यूनिट सेल का, वो सिर्फ लैटिस की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे ये जो डेफिनेशन देख रहे हो यहाँ पर, ये है 3D यूनिट सेल का डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट स्पेस लैटिस which when repeated over and again in different direction produces the complete space lattice is called the unit cell। तो जरा इसको देखो, ये देख रहे हो सॉरी, ये देखो, ये तुमने क्या किया यहाँ पर तुमने एक स्मॉल पोर्शन क्यूब का, ये पूरा तो है सॉलिड, और तुमने एक स्मॉल पोर्शन छोटा सा क्यूब सेलेक्ट किया ना, तो ये एक यूनिट सेल हो गया। ठीक है, 3D यूनिट सेल हो गया, 3 डायमेंशनल। पहले आप यहाँ पे क्या करते थे? 2 डायमेंशनल था, यहाँ पे हो गया 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तुमको दिखाई दे रहा होगा, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी। तो देखो ए, बी और सी तो लेंथ होते हैं, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच के लेंथ को बोलोगे ए। ठीक है, और फिर इस पॉइंट से लेकर के पीछे चले जाओ यहाँ पे, वो हो गया बी, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जो हो गया वो सी। एक क्यूब में होती है ना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यही तीनों पैरामीटर है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे एंगल्स हैं। तो देखो बी और सी के बीच में कहाँ दिखाई दे रहा है? बी, ये है बी, है ना, ये बी है ना, बी और सी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलोगे अल्फा। ठीक है, और ए और सी के बीच में ये ए है, दिखाई दे रहा है, ये ए है, ये वाली लेंथ को ए बोलेंगे, है ना। तो ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल,
इसको बोलोगे बीटा, ठीक है। और ए और बी के बीच में, यानी कि ये ए और इधर बी, ये वाला बी, इसके बीच का जो ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, इसको आप बोलोगे गामा, ठीक है। और जब आप ये सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे 3D यूनिट सेल लैटिस पॉइंट को मिलाकर, तो जरूरी नहीं है कि ये जो लेंथ्स आप ले रहे हो ए बी सी, ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी कि इनके बीच का जो एंगल हो, यानी कि अल्फा बीटा गामा हमेशा 90 डिग्री हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो स्ट्रक्चर लो यूनिट सेल का पॉइंट्स को चूज करके, वो हमेशा हर केस में एक क्यूब हो, ठीक है। और भी दूसरे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, हम इसको आगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, यही दिया गया है कि ए बी सी 3 एजेस होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल होगा अल्फा बीटा और गामा, वो क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। एक तो 3 एंगल हो गए अल्फा बीटा गामा, और 3 लेंथ हो गए ए बी सी। चलो आगे देखते हैं। अब जरा इसको देखो, यूनिट सेल के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो मैं आपको बता चुका हूं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, पहले बता चुका हूं प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं, लेकिन एक बार यहां का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है द यूनिट सेल्स विथ which the constituent particles are present only at the corner are called simple unit cells और primitive unit cells। इसका मतलब ये है कि आप जो सेलेक्ट कर रहे हो पॉइंट को, ठीक है, आपने पूरा एक यूनिट सेल लिया है, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हो, कहाँ हो, सिर्फ कॉर्नर पे, उसको आप क्या बोलोगे, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। एग्जाम्पल देखना है तो चलो पीछे देखते हैं। ये वाला देखो, ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट है। देखो यहाँ पे ये यूनिट सेल, तुमने एक क्यूबिक यूनिट सेल सेलेक्ट किया है। देखो यहाँ पे पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, एक इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे है, सारे 8 कॉर्नर पे है खाली पॉइंट, है कि नहीं, कॉर्नर पे है ना, कॉर्नर के अलावा कहीं पॉइंट्स हैं इस यूनिट सेल के अंदर, तो आप इसको सिंपल यूनिट सेल बोलोगे, ठीक है। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, तो देखो इसमें कॉर्नर के अलावा सेंटर में भी एक पॉइंट होता है, कॉर्नर पे तो होता ही है पॉइंट, उसके अलावा सेंटर में होता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे कॉर्नर पे तो है ही, है ना, एक बीच में सेंटर में दिखाई दे रहा है। अब ये जो सेंटर में जो पॉइंट्स होते हैं, इनमें 3 तरह के पाए जाते हैं, ठीक है, टाइप्स। पहला तो फेस सेंटर्ड, और दूसरा एंड सेंटर्ड, और तीसरा बॉडी सेंटर्ड। चलो एक एक करके देखते हैं कि फेस सेंटर्ड क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है। तो फेस सेंटर्ड का मतलब ये है कि जब पार्टिकल्स आर, देखो लिखा हुआ है व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट आल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल। तो आपने क्या किया, आपने एक यूनिट सेल सेलेक्ट किया 3D, मैं 3D की बात कर रहा हूं। एक तो आपने देखा कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पे भी हैं, और उसके साथ ये जो फेस दिखाई दे रहा है आपको क्यूब का, ये क्यूब का मैंने एक फेस लिया हुआ है, फेस देख रहे हो, क्यूब का एक फेस है फ्रंट फेस, बीच में भी, फेस के बिल्कुल बीच में यहाँ पर अगर आपको कोई पॉइंट मिले तो आप इसको क्या बोलोगे, फेस पर बात कर रहा हूं मैं, फेस पर, ठीक है, यहाँ बीच में, तो आप इसको बोलोगे कि ये फेस सेंटर्ड है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखो, ये फेस सेंटर्ड है, दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। तो देखो यहाँ पे कॉर्नर पे तो है ही 8 कॉर्नर पे आपको पॉइंट तो दिखाई दे ही रहे होंगे, लेकिन जरा ये देखो, ये वाला, ये फ्रंट फेस पे बिल्कुल बीच में, इधर अब इधर वाले फेस पे चलते हैं, ये भी क्यूब का एक फेस है, देख रहे हो। अब इस फेस में ये देखो, यहाँ पर एक बीच में सेंटर पे, फिर इधर, फिर इधर, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, तो सारे फेस के सेंटर में एक एक पॉइंट है, इसको आप क्या बोलोगे, फेस सेंटर्ड बोलोगे, ठीक है। वैसे ही जैसे फेस सेंटर्ड है, वैसे ही बॉडी सेंटर्ड होता है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये है कि 8 कॉर्नर पे तो पॉइंट्स रहेंगे ही, उसके अलावा बिल्कुल क्यूब के, यानी कि आपके जो यूनिट सेल आपने सेलेक्ट किया है उसके बीचों बीच एक पॉइंट रहेगा, उसके बॉडी के बीच में, ये पूरा बॉडी यूनिट सेल का बॉडी है ना, देखो इसमें बीच में रहेगा बिल्कुल सेंटर में, तो इसको आप बोलोगे बॉडी सेंटर्ड।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। देखो एंड सेंटर्ड के बारे में अभी हमने नहीं बताया आपको। तो एंड सेंटर्ड का मतलब ये है कि इसको एग्जांपल से समझो बेहतर। ये देखो यहाँ पे है एंड सेंटर्ड, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है। देखो आपने ये जो यूनिट सेल सेलेक्ट किया है, इसमें 8 कॉर्नर पे तो पॉइंट्स हैं, उसके अलावा कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको पॉइंट्स? एक अपर फेस पे, क्यूब के अपर फेस पे बीच में सेंटर पे, और एक लोअर फेस पे दिखाई दे रहा है, लोअर फेस पे यहाँ पे नीचे, ये ठीक है। तो जब एंड टू एंड हो, यानी कि अपर फेस टू लोअर फेस, एंड टू एंड दिखाई दे रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? एंड सेंटर्ड बोलोगे। चलो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करें, देखो अगर पैरामीटर के हिसाब से देखा जाए तो 7 तरह के यूनिट सेल आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपको 7 तरह के यूनिट सेल क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखने को मिलते हैं। देखो दुनिया में जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इन 7 तरह के स्ट्रक्चर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड मस्ट बिलोंग टू एनी वन ऑफ दिस यूनिट सेल। अब ये 7 तरह के कौन कौन से जो यूनिट सेल के टाइप्स हैं देखते हैं। पहला तो क्यूबिक है, दूसरा टेट्रागोनल है, फिर ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, और हेक्सागोनल, ठीक है। ये 7 तरह के ये स्ट्रक्चर, मतलब आप कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड उठाते हो और उसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखते हो, उसका यूनिट सेल देखते हो, ठीक है, तो आपको इन्हीं 7 में से कोई एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि क्यूबिक में क्या है, देखो क्यूबिक में ए, बी और सी तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि तीनों लेंथ बराबर होंगे, और जो म्यूचुअल एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर होंगे। अब कुछ एग्जांपल देख लो, यहाँ पे कॉपर है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, एलम्स है, डायमंड है। ये वो सॉलिड्स हैं जो आपको क्यूबिक फॉर्म में मिलते हैं। अगर आप उन्हें बिल्कुल अंदर जाकर देखते हो, उनके यूनिट सेल को देखते हो, तो आपको दिखाई देते हैं कि वो एक क्यूब की तरह दिखेंगे, ठीक है। तो चलो इसको जरा देखते हैं। ये देखो यहाँ पे है क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर। तो देखो क्यूबिक यूनिट सेल में 3 तरह के यूनिट सेल पाए जाते हैं, एक सिंपल, एक फेस सेंटर्ड और एक बॉडी सेंटर्ड। तो पहले तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे ए, बी और सी बराबर है, यानी कि क्यूबिक सेल में ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं, ए और ये वाला लेंथ बी और ऊपर वाला ये सी, ठीक है, ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और इन तीनों के बीच का जो एंगल होगा, अल्फा, बीटा और गामा, ये कितना होगा? 90 डिग्री। दूसरा, क्यूबिक में एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो है फेस सेंटर्ड। एक तो ये सिंपल हो गया। सिंपल का मतलब क्या है? सिंपल का मतलब ये है कि सिर्फ आपको 8 कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाई देंगे, पॉइंट्स दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप फेस सेंटर्ड में चलो, क्यूबिक फेस सेंटर्ड, इसमें देखोगे कि आपको 8 कॉर्नर पे तो दिखेंगे पॉइंट्स, उसके अलावा हर फेस पर बिल्कुल सेंटर में एक एक पॉइंट दिखाई देगा, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक फेस सेंटर्ड, ठीक है। और फिर एक है बॉडी सेंटर्ड। तो 8 कॉर्नर पे पॉइंट्स होने के अलावा एक बॉडी के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा आपको एक पॉइंट, तो इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड, यानी कि बॉडी के सेंटर में है। अब क्यूबिक के बाद क्या है? टेट्रागोनल, यही है ना टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में देखो क्या है कंडीशन, 3 लेंथ जो ए बी सी होते हैं उसमें ए और बी तो बराबर होंगे, लेकिन सी बराबर नहीं होगा। एंगल तीनों 90 डिग्री ही होंगे। अब इसका एग्जांपल देखो, व्हाइट टीन, टीन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये वो सॉलिड हैं जो टेट्रागोनल शेप में पाए जाते हैं, ठीक है। उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्रागोनल जैसा होता है। अब जरा इसको देखते हैं, तो ये देखो टेट्रागोनल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। ये इसमें क्या है, ए और बी बराबर है। देखो ये ए और ये बी, ये दोनों लेंथ तो बराबर है, लेकिन ये सी जो है ये बराबर नहीं है, ये अलग लेंथ का है, ठीक है। और एंगल जो है बीच का, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों के बीच का, ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। अब इसमें भी 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो आपको सिंपल मिलेंगे जिसमें कि सिर्फ पॉइंट्स 8 कॉर्नर पे होंगे, और एक आपको बॉडी सेंटर मिलेगा, यानी कि 8 कॉर्नर के अलावा
सेंटर में। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सॉलिड का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। आप यूं समझ लो कि आप बिल्कुल अंदर घुस के देख रहे हो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, चलो फिर है ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक दिखाई दे रहा है? देखो ऑर्थोरॉम्बिक जो है, ऑर्थोरॉम्बिक ये, इसके बारे में देखते हैं कि ऑर्थोरॉम्बिक की कंडीशन क्या है। तो ऑर्थोरॉम्बिक में देखो ए और बी और सी तीनों ही बराबर नहीं होते हैं, तीनों लेंथ बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे जो एंगल है वो अभी भी 90 डिग्री ही है। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लो, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये है ऑर्थोरॉम्बिक सॉलिड के एग्जांपल। यानी कि अगर आप बिल्कुल बेसिक जाके देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर आपको कैसा मिलेगा, रोम्बिक मिलेगा या ऑर्थोरॉम्बिक जैसा मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्थोरॉम्बिक को यहाँ पर। तो ये देखो ऑर्थोरॉम्बिक में 4 टाइप्स होते हैं, चारों टाइप के सॉलिड मिलेंगे आपको। एक सिंपल मिलेगा, फिर फेस सेंटर्ड मिलेगा, फिर बॉडी सेंटर्ड मिलेगा, और सॉरी एंड सेंटर्ड मिलेगा, और बॉडी सेंटर्ड मिलेगा। तो चलो देखते हैं, इसमें ए और बी और सी यानी कि तीनों लेंथ, ये ए, ये बी और ये सी, देख रहे हो ये तीनों बराबर नहीं होते हैं, ये तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा ये अभी भी 90 डिग्री मिलेंगे आपको, यानी कि यहाँ पे सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, एंगल तीनों 90 डिग्री ही मिलेंगे। अब इसमें देखो, इसमें एक सिंपल है, एक फेस सेंटर्ड है, और एंड सेंटर्ड है, और बॉडी सेंटर्ड है। एंड सेंटर्ड आपको समझ में आ रहा है क्या है? एंड सेंटर्ड का मतलब ये है कि आपको 8 कॉर्नर पर तो पॉइंट्स मिलेंगे ही, उसके अलावा एक अपर फेस पे बीच में सेंटर में पॉइंट मिलेगा, और एक डाउन वाले फेस पे, बिल्कुल नीचे वाला जो फेस है, ठीक है, उसमें। तो इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। ठीक है, एंड टू एंड देखो ये, और बॉडी सेंटर्ड। तो ये ऑर्थोरॉम्बिक हो गया। ऑर्थोरॉम्बिक के बाद और क्या है? मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक के बारे में देखते हैं कि मोनोक्लिनिक के कंडीशंस क्या है। तो देखो मोनोक्लिनिक में क्या है, ये चौथा टाइप हम पढ़ रहे हैं। इसमें ए, बी और सी ये फिर से तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें एंगल भी देखो चेंज हो गया, अल्फा और गामा ये 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट भी हो गया, लेड क्रोमेट। ये सब जो है ना, ये एग्जाम्पल किसके हैं? मोनोक्लिनिक के। ये स्ट्रक्चर इनका देखोगे आप तो आपको मोनोक्लिनिक दिखाई देंगे। अब मोनोक्लिनिक में क्या बोला मैंने, फिर से देखिए, अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे लेकिन बीटा नहीं होगा। तो चलो देखते हैं इसको यहाँ पर। ये देखो ये है मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक में क्या कहा मैंने? अल्फा और गामा ये दोनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे, लेकिन बीटा जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ पर ये एंगल चेंज हो जाता है, 90 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा देखो ये थोड़ा सा बेंड है, दिखाई दे रहा है ये वाला, ये बेंड है। और इसमें जो है ना, ये तीनों ए, बी और सी ये तीनों लेंथ आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें दो तरह के मोनोक्लिनिक आपको दो तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक तो सिंपल मिलेगा जिसमें सिर्फ 8 कॉर्नर पे पॉइंट्स होंगे, और एक एंड सेंटर मिलेगा, यानी कि 8 कॉर्नर पे पॉइंट के बावजूद एक यहाँ पर लोअर फेस पे और एक अपर फेस पे सेंटर में पॉइंट मिलेंगे, एंड टू एंड। ठीक है, उसके बाद है ट्राई क्लिनिक। तो ट्राई क्लिनिक के कंडीशंस क्या है? ट्राई क्लिनिक कंडीशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी ए, बी और सी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ए, बी और सी क्या बराबर नहीं होंगे, और ना ही कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा देखो, ये कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये इसका एग्जाम्पल है। मैंने शायद कॉपर सल्फेट को पीछे इस मोनोक्लिनिक में ऐड कर दिया था, तो वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट ये एग्जाम्पल है ट्राई क्लिनिक का। यानी कि जब आप कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट को देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो आपको कैसा दिखाई देगा? ट्राई क्लिनिक दिखाई देगा। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट ये जो है, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये ट्राई क्लिनिक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब रोम्बोहेड्रल देखते हैं। रोम्बोहेड्रल क्या है? इसमें तीनों फिर से बराबर हो गए। देखो ए, बी और सी ये तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए, और अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों एंगल इक्वल तो होते हैं पर 90 डिग्री नहीं होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम नाइट्रेट, आयोडीन क्लोराइड। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा,
ये है रोम्बोहेड्रल, और रोम्बोहेड्रल में आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर मिलता है, सिंपल। ठीक है, ट्राई क्लिनिक में भी आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर मिलता है, सिंपल, और रोम्बोहेड्रल में भी आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सिंपल। तो इसमें अल्फा, बीटा और गामा, देख रहे हो, ये तीनों 90 बराबर होंगे, ये तीनों एंगल बराबर होंगे आपस में, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें जो ये लेंथ है ए, बी और सी, ये जो तीनों होंगे ये भी बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा ये सबसे लास्ट में देखो, ये है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये आखिरी है, सातवां है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो तीनों लेंथ होता है ए, बी और सी, ठीक है, ये बी है, तो इसमें तीनों लेंथ में ए और बी तो बराबर होते हैं, ए और बी जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन सी बराबर नहीं होता। ठीक है, अब ये सी को देखो, सी लंबा है ना यहाँ पे, तो सी बराबर नहीं होता, ए और बी बराबर होते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो एंगल अल्फा और बीटा होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल देख रहे हो, ये है अल्फा, ये है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल देखो, ये है बीटा। ठीक है, ये भी है 90 डिग्री। तो अल्फा और बीटा तो यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो गामा होता है, ये वाला एंगल देख रहे हो, ये होता है 120 डिग्री। ठीक है, कितना होता है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा तो बराबर हो गए, लेकिन गामा बराबर नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया, गामा इक्वल नहीं है यहाँ पर, अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन गामा इक्वल नहीं है। देखो ये 7 तरह के स्ट्रक्चर बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड में तुमको देखने को मिलेंगे। ये सातों स्ट्रक्चर का यहाँ पे टेबल बना के इसको यहाँ पे देखो अलग अलग पूरे कंडीशन दिए गए हैं कि सातों स्ट्रक्चर में कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं, इनके लेंथ आपस में कितने, कौन कौन से बराबर है, कौन कौन से बराबर नहीं है, इनके एंगल्स के बारे में, एंगल कितने डिग्री है या फिर कौन बराबर है कौन नहीं है, विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में हेक्सागोनल जो मैंने भी बताया उसका एग्जाम्पल है सिनाबार, यानी कि मरकरी सल्फाइड, ये एक एग्जाम्पल है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का, यूनिट सेल का। ठीक है, आइस जो बर्फ होता है ये इसी शेप का होता है, जब आप बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे इसका तो आपको ये हेक्सागोनल दिखाई देगा। जो ग्रेफाइट होता है वो ऐसा ही होता है, सॉलिड। मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सब ऐसे ही होते हैं स्ट्रक्चर हेक्सागोनल शेप के। ठीक है, अच्छा देखो ये जो 7 तरह के हमने जो क्रिस्टल सिस्टम देखे, ठीक है, इसमें टोटल अरेंजमेंट कितने थे लैटिसेस के, तो वो 14 थे, 14 थे। उनको एक बार देखो काउंट कर लेते हैं। क्यूबिक में कितने थे, 1 2 3, ठीक है, क्यूबिक में 3 थे, और टेट्रागोनल में टोटल कितने थे, 2। ठीक है, 1 2, एक सिंपल और एक बॉडी सेंटर, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। फिर ऑर्थोरोम्बिक में देखो 4 तरह के लैटिसेस मिले, 1 2 3 4, ठीक है, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। और चलो देखते हैं मोनोक्लिनिक में कितने हैं, 2 2 है ना, 9 2 11 हो गए। और ट्राई क्लिनिक में कितने, 1, ठीक है, तो 11 1 12। रोम्बोहेड्रल में 1 मिल गया सिंपल, 13, और एक आखिरी में हमको मिला हेक्सागोनल, इसमें भी एक सिंपल लैटिस स्ट्रक्चर मिला, 14। देखो टोटल 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम में हमें 14 लैटिसेस मिले। ठीक है, और इन लैटिसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रावियास लैटिसेस। ब्रावियास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस स्ट्रक्चर को खोजा था, तो इसको हमने क्या बोला, ब्रावियास लैटिसेस। ठीक है, चलो आज का जो लेक्चर है यही खत्म करते हैं, आगे हम अगले पार्ट में फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू।